नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आ चुके हैं। माता के मंदिर के सामने कुछ बहुत शांत था। लोग दर्शन करने आ रहे थे, कुछ फूल चढ़ा रहे थे, कुछ मन में कुछ मांग रहे थे। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई दिया। लंबे बिखरे बाल, कंधे फटे कपड़े और हाथ में एक कटोरा। कोई उसे देखकर जल्दी से आगे बढ़ गया, कोई थोड़ा सा सिक्का उसकी झोली में डाल गया। लेकिन फिर मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत आई, करीब 30-32 साल की, साफ सुथरी कपड़े पहने, माथे पर संदूर और आंखों में थोड़ा सा डर। वह औरत मेरी बहू थी, सुमन। सुमन जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, उसकी नज़र एक उस भिखारी पर पड़ी। उसकी आंखों में चौड़ी हो गई, सांसें तेज हो गई और वह एकदम रुक गई। वह कुछ पल तक तो उसे देखती रही, जैसे किसी पुराने डर को फिर से सामने खड़ा देख लिया हो। सुमन के होठ कांपने लगे, उसके मुंह में आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखें सब कुछ बोल रही थी, पहचान, हैरानी और डर। वह धीरे धीरे उसके पास आई, उसके चेहरे का ध्यान से देखा और फिर एकदम पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है, उसने अपने आप से कहा। वह भिखारी जो सुमन के सामने बैठा था, कोई और नहीं, मेरा पति था, वीरेंद्र। 22 साल पहले की बात है। एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा हादसा। कहा गया कि वीरेंद्र की कार खाई में गिर गई और कार में आग लग गई। जब पुलिस पहुंची तो सिर्फ जली हुई कार मिली और अंदर जो कुछ था वह पहचान में नहीं आ रहा था। सबने मान लिया कि वीरेंद्र अभी इस दुनिया में नहीं रहा। पर आज 22 साल बाद वही वीरेंद्र मंदिर के बाहर एक भिखारी की तरह बैठा था। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डर भी था कि यह कोई सपना तो नहीं या कोई धोखा। अगर ये वीरेंद्र है तो इतने सालों से कहाँ थे, और अगर ये नहीं है तो फिर इतना मिलता जुलता चेहरा कैसे हो सकता है। मुझे याद है, उस एक्सीडेंट में कुछ दिन बाद सब बहुत परेशान थे। घर में मातसा छा गया था। मेरे बेटे की मौत की खबर ने सबको तोड़ दिया था। लेकिन अब लग रहा है शायद वह कोई एक्सीडेंट नहीं था, शायद वो कोई प्लान की हुई हत्या थी। सुमन के पैर कांप रहे थे। सुमन इधर उधर देखी, कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे भिखारी के पास बैठ गई। आप वीरेंद्र जी है ना? सुमन ने कांपते आवाज़ में पूछा। भिखारी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें में बहुत थड़काव थी, जिसने जिंदगी में उससे तोड़ दिया था। वह कुछ बोल नहीं, बस सुमन की तरह देख और उसे हल्की मुस्कान दी। मैं पागल नहीं हूँ, सुमन ने खुद से कहा। यह वही है, लेकिन फिर यह 22 साल तक कहाँ थे? भिखारी ने फटी आवाज़ में कहा। तू कौन है? मैं सुमन हूँ, आपकी बहू, याद है? अर्जुन की पत्नी। वीरेंद्र ने आंखें बंद कर ली। सुकून में आंखें में आंसू भर आए। तुम्हें सबने मेरा हुआ समझा, अर्जुन ने, माँ ने, सबने। वीरेंद्र की आंखों में भी एक आंसू गिरा और वह बोला, मैं मेरा नहीं था, मुझे मार गया था। सुमन हल्की बल्कि रह गई। क्या मतलब? उस रात जब मैं कार में जा रहा था, मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल दी गई थी, मुझे धक्का दिया गया और मैं नीचे खाई में गिरा। लेकिन पुलिस ने कहा कि आपकी लाश कार में मिली थी। नहीं, वो मेरे ड्राइवर था। उस रात अर्जुन ने कहा कि मैं उसे एक ज़रूरत मिनट में जाना है, इसलिए मैंने ड्राइवर को भेज दिया, लेकिन वह खुद मेरे पीछे था। सुमन की सांसें थम गई। तुम कहना चाहते हो अर्जुन ने अपने ही पिता को मारने की कोशिश की? वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। उसने लगा कि अगर मैं जिंदा रहा तो उसका सारा कारोबार कभी उसके हाथ नहीं आएगा। मैंने कई बार देखा था वो गलत रास्ते पर जा रहा था। मैंने टोका था तो उसने मुझे ही रास्ते से हटाने की सोची। सुमन की यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अपने इतने साल पे कुछ किया क्यों नहीं? घर क्यों नहीं लौटे? मैं खाई में गिरा पर जिंदा बच गया, लेकिन जब वापस आने की कोशिश की तो मेरी मदद नहीं की। अस्पताल में था महीनों तक। जब लौटा तो देखा मेरा नाम तक मिटा दिया गया था, कोई मुझे पहचानता नहीं था, और तब मैं इस बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुमन उठ खड़ी हुई। उसे फैसला लेना था। आप मेरे साथ चलिए, मैं सब ठीक करूँगी। अर्जुन को उसकी सज़ा मिलेगी।
नहीं सुमन, वीरेंद्र बोला, वो बहुत ताकतवर हो गया है और तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। और बहुत हो गया, आपने चुप रहकर अपना सब कुछ खो दिया। अब मेरी बारी है, मैंने किसी को डर नहीं दूंगी। सुमन ने वीरेंद्र के पास के एक छोटे गस्तहास के रुकवाए, साफ कपड़े दिलवाए, खाना खिलाया, फिर वह सीधे घर पहुंचे। अर्जुन अपने सफाई से लौटा ही था। सुमन ने उसे देखा, एक ऐसा चेहरा जो उसे महसूस नहीं लग रहा था। अब यह चेहरा छलाछल और धोखे से भरा दिख रहा था। तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। हाँ, सुमन बोली, आज मंदिर गई थी। अच्छा, कुछ मांगा? नहीं, पर एक पुरानी चीज मिल गई, बहुत कीमती चीज। अर्जुन मुस्कुराए, लेकिन सुमन ने आंखों में उसे साफ दिख पा रहा था कि झूठ और सच के बीच क्या फर्क है। अलग दिन सुमन ने अपने दोस्त राघव को मदद ली। वह एक पत्रकार था। उसने वीरेंद्र की फ़ोटो ली और उसकी कहानी रिकॉर्डर की। अगर यह सच है तो यह बहुत बड़ा मामला है, राघव ने कहा। सच है राघव, और मैं चाहती हूँ कि इसमें सामने आई। राघव ने बहुत इकट्ठा करना शुरू किया, अस्पताल के रिकॉर्डर, पुरानी खबरें और वह जले हुए कार की रिपोर्टर। इसी बीच अर्जुन को खबर मिल गई कि कोई भिखारी उसकी जानकारी जुटा कर रहा है। उसने अपने आदमी लगाए, पता करो कौन है ये, और अगर ज़्यादा दिमाग लगाए तो ख़त्म कर दो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राघव ने वीरेंद्र की कहानी एक न्यूज़ चैनल पर चला दी। पूरे शहर हिल गया। मशहूर बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा पर अपने पिता की हत्या की कोशिश का आरोप। पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार किया, लेकिन वह चुप नहीं बैठा। यह सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मीडिया लोग सब दो हिस्से में बट गए, पर सुमन ने आसपास कर सबूत थे। असली मीडिया रिपोर्टर और वीरेंद्र की पहचान की दस्तावेज आवाज में किसे शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान अर्जुन की असली चेहरा सामने आया। उसके काले धंधे, झूठी गवाही और धोखेबाजी। अदालत ने उसे जीवन भर कार्रवाई की सजा दी। वीरेंद्र फिर से घर लौट आया, टूटा हुआ लेकिन जिंदा। सुमन ने उसका पूरा ख्याल रखा। उसने न सिर्फ अपने ससुर को वापस पाया, बल्कि सच में लिए लड़कर एक नई मिसाल कायम की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। सुनवाई ख़त्म हो गई। अर्जुन अब जेल में था। घर पर वीरेंद्र की वापसी के बाद माहौल बदल गया था, लेकिन सुमन ने अपने मन में ही अभी एक और सवाल बार बार उठ रहा था। अर्जुन ने यह सब अकेले किया या कोई और भी शामिल था? वीरेंद्र भी चुपचाप था, जैसे कोई छुपा रहा हो। एक रात उसने सुमन को बुलाया। सुमन, वीरेंद्र ने कहा, एक बात है जो मैंने अब तक तुझसे नहीं कही। सुमन चौंक गई। और क्या हो गया पापा जी? उसने रात जब उसे धक्का दिया गया था तो उस जगह एक और इंसान भी था। कौन? तुम्हारी सास सरिता। सुमन की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ नहीं, वो तो आपके बहुत मानती थी, हमेशा आपकी चिंता करती थी। वो सब दिखावा था। असल में वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे नाम पर सारी जायदाद करूं, क्योंकि मेरी आखिरी ख्वाहिश तुम और मेरे पोते के नाम थी, अर्जुन के नाम नहीं। सुमन अब समझने लगी थी कि सादगी कितने गहरी थी। क्या आपने कभी किसी केस के जिक्र किया था? नहीं, लेकिन जब सरिता को पता चला तो अर्जुन को अकसाया। उसने कहा, पिता को हटाओ, तुम्हारे और वही हुआ। सुमन को अब दाहे लड़ाई लड़ने लगी। एक जेल में बंद बेटे के झूठ का सामना कर चुकी माँ से, जो अब खुद एक महसूस शख्स बनकर सामने आ रही थी। सुमन ने उस रात कर माँ के कमरे में पुराने कागजात खोलने और वहाँ पे मिला एक काला साजिश। उसने सरिता ने धोखेबाज और गुप्त लेने देने की डलनी थी। सुमन ने वो कागज रावण को दिखाए। यह सबूत काफ़ी है कि अर्जुन की मां इस साजिश में शामिल थी, राघव ने कहा। सुमन ने पुलिस को खबर की। कुछ ही दिन में पुलिस ने सारी को हासिल के लिए अब पूरी तरह सारी हिक्का बक्का था। एक मां और पति और बेटे दोनों के साथ धोखा किया था, सिर्फ जायदाद के लिए। औलाद ने सरिया को पेश किया था और लेकिन उसने सब कुछ झूठ बताया। मैंने कुछ नहीं किया, साबुन झूठ बोल रहा था। वह अब हमारे पूरे
परिवार को तबाह करने चाहती थी है। लेकिन जब कोर्ट में उस रजिस्टर को पेश किया गया तो और साथ में ही बेक टांसन की रिकॉर्डिंग तो सारे चुप हो गए। कोर्ट ने कहा इस महिला ने केवल अपने पति को की हत्या की साजिश की, बल्कि गलत से इरादों से बेटे की भी गुमराह किया। यह मामला समाज के लिए एक चेतावनी है। सरिया को 15 साल की सज़ा सुनाई गई। वीरेंद्र की आंखों में आंसू बह निकले। जिससे बहुत ज़्यादा प्यार किया उसे ने सबसे गहरा घाव दिया। अब घर के वीरेंद्र सुमन और उसका बेटा ही थे। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। लेकिन फिर एक और मोड़ आया। एक दिन राघव ने सुमन को बताया, मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया था। उसने कहा यह सिर्फ शुरुआत थी, असली लड़ाई तो सामने आएगा। सुमन डर गई। अब कौन है? अब कौन सा राज छुपा है? राघव ने कहा जो पैसे सरिता को मिलते थे वह वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र होते थे, किसी वीएम ग्रुप ने पर। वीरेंद्र बोला वीएम मतलब वीर मल्होत्रा। वो मेरा छोटा भाई है। उसने कई साल पहले हमारे रिश्ते तोड़ लिया था। शायद वही असली मास्टरमाइंड है। अब महसूस की लड़ाई और भी चेहरे लेने वाली थी। वीर मल्होत्रा जो शायद पेंदर के पीछे रहकर सब कुछ चला रहा था। कहानी अब और नई दिशा ले जा रही थी। अब दुश्मन सिर्फ परिवार का नहीं था, बल्कि वो इंसान था जो अब तक छाया में था। सुमन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर मल्होत्रा जो सालों पहले परिवार को अलग हो गया था इस सब में पीछे हो सकता है। लेकिन पापा जी, सुमन ने वीरेंद्र से पूछा, आपने कभी उसका नाम क्यों नहीं लिया? वीरेंद्र चुप हो गया। क्योंकि वो मेरा भाई है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी। उसने मेरा सब कुछ छीनने की कसम खाई थी। अब वक्त आ गया है उसका पर्दाफाश करने का। राघव और सुमन ने मिलकर वीएम ग्रुप की छानबीन शुरू की। यह एक बहुत बड़ी कल्पना थी। कई देशों में खाइए नामों, फॉरस्पोर्ट और गुप्त विशेषण सब कुछ वेद दिखाता था। लेकिन शहद के नीचे बहुत कुछ छुपा था। इसके पीछे एक गहरा नेटवर्क है। राघव बोला, और अगर वीर मल्होत्रा इसका चेहरा है तो उस बेनकाब करने के लिए हमें खड़े सबूत चाहिए। सुमन ने एक प्लान बनाया। वो खुद एक इलेक्ट्रोमेट कंपनी की इंजन बनने वीएम ग्रुप के एक बड़े अधिकारी से मिलने गई। उसका नाम था राहुल सैनी और वो वही के सीईओ राइट हैंड माना जाता था। सुमन ने अपनी पहचान छुपाई और कहा, हम आपकी कंपनी में विदेशी निवेश जाना चाहते हैं। राहुल मुस्कुराया, आप सही जगह आए हैं, लेकिन हमारा असली बॉस तो अभी कुछ से सीधी नहीं मिलता। क्योंकि सुमन ने पूछा। क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता सिवाय खून के। राघव को एक पुराने से तस्वीर मिली। वीरेंद्र और वीर एक साथ एक फ़ोटो में खड़े थे। फ़ोटो के पीछे लिखा था, जो मेरा है वो अब सिर्फ मेरा होगा। सुमन को अब यकीन हो गया था कि वीर मल्होत्रा ने न केवल वीरेंद्र को मिटाने की कोशिश की, बल्कि पूरे खानदान की भीड़ के बीच खो देना चाहा था। अब सुमन ने ठान लिया था कि एक एक करके वीर की हर चाल को बेकान किया जाएगा। सुमन ने राहुल को मेल जोल बढ़ाया। एक दिन उसने राहुल को ऑफिस में छुपकर एक फाइल निकाल ली। फाइल में था ऑपरेशन V12। जिससे ही सुमन ने पढ़ा शुरू किया। उसकी रूह कांप गई। वो पूरा प्लान था, वीरेंद्र को ख़त्म करने का प्लान, जिसमें अर्जुन और सरिता की गलतफहमी वीडियो का रिकॉर्डर भी था। यानी ये सब एक बहुत पहले की लिखी गई रिकॉर्डर गेम था। सुमन फ़ौरन वीरेंद्र के पास गई और अब बताया। वीरेंद्र चुपचाप बैठ रहा। फिर उसने कहा, अब बहुत हो गया है सुमन, अब मैं खुद सामने जाऊंगा और भाई के आखिरी बार मिलने। सुमन ने पूछा, लेकिन कैसे? अगर वो जान गया तो आप जिंदा हैं तो वो फिर से कोशिश करेगा आपको ख़त्म करने की। वीरेंद्र बोला, इस बार मैं ही उसका खेल ख़त्म करूंगा। वीरेंद्र ने एक एफर वाइट पार्ट का न्योता भेजा।
वीएम ग्रुप को, राहुल को और वीर को एक गुप्त लोकेशन पर। इस फ्लैट में सब नवागम्य होंगे। सुमन ने प्लान बनाया, हम हर बात को रिकॉर्ड करेंगे। राहुल से सीधी सीधी धीरे धीरे सब उजलने वाला है। पार्टी शुरू हुई। सब लोग नाच रहे थे, बातें कर रहे थे और फिर वीर मल्होत्रा आया। लंबा कद, सफ़ेद बाल, चश्मा और एक तेज नज़र। उसने आते ही सबसे निगले मिलाई, पर वीरेंद्र से नहीं, वो अपने निकाब में था। फिर वीर ने धीरे से कहा, आज 22 साल बाद मैं जीत का जश्न मनाते आया हूँ। वीरेंद्र धीरे से पास आया और बोला, क्या जीत है ये भाई? वीर चौंका, आवाज़ जानी पहचानी थी। वीरेंद्र। पार्टी की रोशनी बंद हुई। अचानक एक स्पॉटलाइट वीरेंद्र पर पड़ी। अब उसने नकाब उतार दिया। सब लोग चौंक गए। वीर ने पूछा, हटते हुए कहा, ये जिंदा कैसे हैं? वीरेंद्र आगे बढ़ा, तेरे हर झूठ को उजागर करने के खुद आया हूँ। देख कमरे, माइक, सब रिकॉर्डर हो रहा है। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पहले ही तैयार थी। वीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने खिलाफ मैंने लॉन्ड्री, हफ्ता के साजिश, फर्जी कंपनियों और धोखाधड़ी के कई केस खुले। कोर्ट में जब सारे मामला रखा गया तो जज ने कहा, इतनी बड़ी साजिश में भाई ही भाई का दुश्मन बना, लेकिन सच काफ़ी छुपता नहीं। वीर मल्होत्रा को अंजाम करवाया वास मिली। वीरेंद्र ने सुमन को एक तरफ देखा, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तूने एक परिवार को बचाया। वीर मल्होत्रा अब जेल में था। अर्जुन और सरिता भी सजा काट रहे थे। घर में सन्नाटा था, पर शांति भी। एक दिन सुमन अपने कमरे में पुराने अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसने एक पुरानी संदूक मिली। लड़की का जंग लगने ताके वाली। उसने ताला खोला और अंदर कुछ चिट्ठियां थी और एक तस्वीर में एक नवविवाहित जोड़ा था। औरत हूँ, बै हूँ, सुमन जैसी दिख रही थी, और उससे साथ में एक अनजान आदमी। नीचे लिखा था, मेरी प्यारी बेटी सिया के पहले जन्मदिन पर तुम्हारे असली माता पिता। सुमन की सांसें थम गई। सिया? ये कौन था? क्या वो सुमन असल में कोई और थी? सुमन ने वो चिट्ठियाँ पढ़ने शुरू की। पहली चिट्ठी में लिखा था, अगर तू यह पढ़ रही है तो शायद हम अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जान ले तू हमारी सगी बेटी है। तेरी पहचान बदली गई थी क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा था। दूसरी चिट्ठी में एक नाम था, सहरसर गुहा। एक आदमी जो पहले किसी खिलाफी एजेंस में था और फिर अपराध की दुनिया से उतर गया। सुमन ने राघव को बुलाया और सब बताया। राघव ने तुरंत शहर गवाह के बारे में जानकारी इकट्ठा की। यह नाम तो कई साल में रेड लिस्ट में है, पर अब कोई भी इसके बारे में कुछ पक्की जानकारी नहीं दे पाया। लगता है सुमन, तुम्हारा अतीत सफ़र तुम्हारी नहीं है, यह किसी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। सुमन अब उलझने में थी। उसने बचपन से ही नहीं जाना था कि यह एक साधारण परिवार से है। फिर यह सब क्या था? वीरेंद्र ने तो वह तस्वीर देखी और चौंक गया। ये तुम्हारी माँ है। आप जानते हैं इन्हें? हाँ, बहुत साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी। तुम्हारे पिता सैनी ने थे और कुछ मशीन के बाद लापता हो गए। क्या ये अनाथ थी? वीरेंद्र ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हें किसी ने सुरक्षित हाथों में सौंपा था ताकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे नुकसान ना पहुंच सके। अब सुमन की सिर्फ एक ही बात समझ में आई, उसे खुद ही अपने अतीत की तरह तक जाना होगा। राघव ने एक पुरानी फाइल दी जिसमें कुछ छुपी हुई जहरों के कोड, कुछ पुराने नाम और एक रहस्यमयी संगठन का जिक्र था। कल यह वही संगठन था जिससे शहर जुड़ा था और संबंध जिससे समय के माता पिता को मारा। सुमन ने खुद को एक नई पहचान दी और अंडरकवर होकर उस जगह पर पहुंची जहां आखिरी बार सहरस गुहा को देखा गया था। एक पुराने टी हाउस के पीछे शहर के बाहरी एक काले, वहां एक बूढ़ी आदमी मिला जो सब कुछ जानता था। सिया, उसने कहा सुमन को देखते ही। सुमन चौंकी। आपने मुझे पहचाना? तुम्हारी आंखें तुम्हारे पिताजी जैसी हैं। वो मेरे कमांडर थे।
उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारे पिता ने कालवर्ग के खिलाफ सबूत जुटाए थे लेकिन पकड़े गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छुपाया और नाम बदल दिया। तो मेरे असली माता पिता मारे गए थे? नहीं, उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ मारी गई थी लेकिन तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हो सकते हैं। वो कालवर्ग के गुप्त जेल में कैद हैं। सुमन ने रोकते खड़े हो गए। कहाँ है वो जगह? पता नहीं, ढूंढते ने कही, लेकिन एक तरीका है। कालवर्ग के मुख्य अकाउंटेंट में एक पासकोड है जो सिर्फ एक ही जगह से एकत्र होता है, वर्तमान एक पुराना स्मर जो अब सिर्फ एक डंडचा था, जो अब असली में ही गुप्त बहस। सुमन ने तय कर लिया अब उसकी अगली लड़ाई के अपने असली पिता को ढूंढने की। रात को सुमन ने वीरेंद्र को सब बताया। वीरेंद्र चुप हो गया, फिर बोला, तुम तब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी से बढ़कर है। अगर तुम्हें अपने पिता को तलाश करनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें तेरी इस तरह सुमन ने एक नई यात्रा शुरू की, अपने असली नाम, अपनी पहचान और अपने खोए हुए पिता को तलाश में। पर वह नहीं जानती थी कि वृत्रस्वर्ण उसका सामना कैसे होने वाला है। सुमन यानी सिया वीरेंद्र के साथ छुपते छुपते वृत्रस्वर्ण पहचान। बाहर से वह एक वीरेंद्र और टूटे हुए मंदिर जैसी था, जिसके ही उसने पुराने शस्त्र को हथियाया। नीचे जाने वाले एक सीढ़ी मिली। नीचे अंधेरा था और सन्नाटा। सिया ने वीरेंद्र के हाथ थामा। अब चाहे जो हो, मुझे सच्चाई जाननी है। नीचे एक लंबी सुरंग थी। दीवारों पर अजीब शख्स थे, जैसे किसी गुप्त समाज के। कुछ कदम बाद ही कमरे में हिला रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक आदमी बैठा था, आंखों पर पट्टी, पर चेहरे पर मुस्कान। आखिरकार सिया आ ही गई, उसने कहा। सिया रुक गई। तुमने मुझे जानते हो? तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती थी। मैं उसे आखिरी बार उसी दिन देखा जब वह मारी गई, मेरी वजह से। तुम कौन हो? सिया ने पूछा। मेरा नाम सैगर गुरुहा। सिया की आंखें जल उठी। तुम तो जिससे मेरे परिवार को तोड़ा। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं हूँ जिसने तुम्हारे पिता को बचाया था। तुम्हारे पिता को कालवर्ग ने कैद कर लिया था, लेकिन उन्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अकेले थे जिन्हें कालवर्ग की जोड़े पता थी, और वो भी उन्हें जिन्हें मिटाना नामुमकिन था। तुम्हारी माँ को मारने मेरी गलती नहीं थी। मैं उन मशीन पर था जिससे तुम्हें बचाया जाए, उन्हें तुम्हारे लिए कोई आज़ाद कराया जाए। क्या वह भी जिंदा है? सरगरे गुरु ने इंसान किया उस दरवाजे के पीछे, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें खुद वह पासकोड ढूंढना होगा जो तुम्हारे पिता के कमरे को खोल सके। वह पासकोड है तुम्हारे असली नाम से जुड़ा एक वाक्य। सिया सोचने लगी। उसने माँ की चिट्ठियों याद की। एक लाइन बार बार लिखी गई थी, सिया सूरज के पीछे किरण जो अंधेरे को हरा दे। उसने धीरे से कहा, प्रथम रेशम जताए, अचानक दरवाज़ा खुल जाए। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, बुरी तरह घायल पर जिंदा, आंखों में अब भी चमक थी। बेटी, उसने कांपती आवाज़ में कहा। सिया दौड़ पड़ी। पापा! वीरेंद्र दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। एक पिता को उसकी बेटी मिली थी, दो टूटे हुए तुड़े पर जुड़ रहे थे। कुछ देर बाद समग्र गुहा के बताया, अब वह कल्पविदा के मिनट बाकी। उसने डेटा सर्वर तक पहुंचा होगा, जहां सबूत है उसके सारे जमर्ज के। वह सर्वर कहाँ है? सिया ने पूछा। दिल्ली के ठीक नीचे, संसद भवन में, पुराने तहखाने में। वह कब कटोरा होगा है। सिया ने यह तय कर लिया कि सिर्फ अपने पति को पाना मकसद नहीं है, अब तो पूरी कामयाबी को ख़त्म करना है। वीरेंद्र, सिया और शहर गुहा अब तीनों मिलकर देश की सबसे खतरनाक साजिश को ख़त्म करने निकले। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकले, एक गोली चली। सुग्रेस गुहा ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने होठों के नकला कल्पयोग को कई मिनटों तक सका, जब तक उसकी असली मुखिया जिंदा है, और वो है तुम्हारी पति अर्जुन। सिया की आंखों में आग सी जल गई। अर्जुन अभी भी जिंदा है, और अब वह कालवर्ग तक असली चेहरे हैं। सग्रह गुहा
ज़मीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो रही थी। सिया अर्जुन जिंदा है, जेल से नहीं। उसने कलयुग की मदद करने अपने मौत के नाटक नचा था। असली मास्टरमाइंड वही है। सिया ने होश उड़ गई। नहीं अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? वो अब तुम्हारा नहीं, अब वो मेरा देश के खिलाफ है। और उसके साथ अब सहस ने आखिरी सांस ली। सिया ने आंखों में जब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसने राघव को बुलाया और दिल्ली के तहखाने में घुसने का रास्ता तहसील लगी। वीरेंद्र ने भी साथ चलने की जिद की। मैंने एक बेटे को खोया है, अब देश को नहीं खोने दूंगा। दिल्ली की रात सन्नाटे की लिपटी थी। संदेश भवन के पास एक पुराने गेट, जिससे लोग भूल चुके थे, वही एक रास्ता नीचे तहखाने की ओर जाता था। सिया, वीरेंद्र और राघव तीनों अंदर घुसे। अंदर छुपे अंधेरे का सेकंडों गुप्त कमरे, मशीनें और एक टेबल के पीछे बैठा एक शख्स। अर्जुन, तो तुम आ गई ही गई सिया, या कहूँ सिया मल्होत्रा? सिया ने गुस्से से कहा। तुम मेरा नाम काबिल नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। मैंने जो किया वह पावर के लिए नहीं किया, दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। और तुमने एक मरते हुए बूढ़े की खातिर सब छोड़ दिया। बूढ़ा नहीं, वो मेरा पिता है। और तुम एक काकल हो, ना कि बेटे कहने लायक, ना पिता। अर्जुन ने एक बटन दबाया। चारों तरफ से गार्ड्स आ गए, लेकिन तब गांव ने संगन दिया। बाहर सीबीआई, आर्मी और सीबीआई एजेंसी सब तैयार थी। तुम्हारे सारे सेट हो चुके हैं। तुम्हारा कल वक्त अब सिर्फ एक फटडर है जिससे डाली कर गया। अर्जुन पागल सा हो गया। नहीं, मैं सब कुछ नहीं बना सकता हूँ। कोई मुझे हरा नहीं सकता। सिया ने कहा। आज तुम्हें कोई नहीं हरा रहा अर्जुन, तुम खुद ही हार गया है, अपने लाल चाल से, अपने झूठ से। अर्जुन की बंदूक निकाली, लेकिन वीरेंद्र ने उसे पकड़ लिया। बस कर, एक पिता के दिल पहले ही टूट चुका है। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ने हलचल मच गया। एक बेरोजगार टाइकून जो देश को दुश्मन निकला अब कानून की गिरफ्त में था। वीरेंद्र ने सिया का हाथ थामा। तेरे जैसी बेटी पर तो देश को भी फर्क होगा। कुछ महीनों बाद सिया अब एक सरकारी पेशमेंट एजेंसी में काम करने लगी थी, जहां वो देश की सुरक्षा के जुड़ने मामले की गुप्त जांच करती। राघव अब उसका सबसे अच्छा दोस्त और सहयोगी था, और वीरेंद्र वो अब स्कूलों में जाकर बच्चों को ईमानदारी और देशभक्ति सिखाता था। सिया ने एक छोटा सा एक टारगेट खोला अपने माता पिता के नाम पर। उसका नाम रखा था सर्योसिम फाउंडेशन, अंधेरे में रोशनी फैलाने वाला। उसके बेटे ने अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और हर जगह गर्व से कहता था, मेरी माँ ने देश को बचाया। एक शाम साया पुराने मंदिर के पास बैठी थी, वही जहाँ कहानी शुरू हुई थी। उसने आसपास की तरह देखा और बदबूदाई, माँ, पिता, पापा, मैं आपकी मशीन को पूरा कर चुकी हूँ। सूरज ढल रहा था, पर उसकी किरणें अब चमक रही थी। और कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सच में तक सांस है तो जब तक जिंदा रहता है। धन्यवाद। समाप्त। और आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।